ये नाम मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैंने कई बार सुना हो। अहोंडे विधि को एक नई उलझन में डाल गई थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि भ्रम क्या है और हकीकत क्या है। डॉक्टर ढांडा उसे अपने साथ रुक्मिणी के घर ले आए थे। कबीर वहीं कोने में लग के खाट पे लेटा था। उसकी आंखें आसमान को घूरे जा रही थी और वजीर मानो हार चुका था। वो हताश भरी नजरों के साथ बस रुक्मिणी के एक पालतू तोते को देखे जा रहा था, जो पिंजरे में कभी इधर फड़फड़ाता तो कभी उधर। मेरी हालत तो बस बिल्कुल इस तोते की तरह है। ना मैं खुद को इस पिंजरे से आज़ाद कर सकता हूँ, ना ही इसमें रह सकता हूँ। वजीर, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। मैं जाते जाते एक लास्ट सोल्यूशन अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। हाँ, अच्छा। थोड़ी बहुत आसान? ये कैसी जिंदगी है डॉक्टर डांडा, जो इस तरह से उलझ चुकी है कि इसे टुकड़ों टुकड़ों में जीना पड़ रहा है? वजीर, एक बार तुम डॉक्टर दंदा की बात तो सुन लो। तभी दूर कोने में लेटा कबीर खुद में ही खिलखिलाकर हंसने लगता है। मर गया, मम्मी ने मार दिया उसे। बेटा क्या बोल रहे हो तुम? कौन मर गया? किसे मार दिया मैंने? मार दिया, ओजस को मार दिया। चुप हो जाओ। ओजस ओजस ओजस, कौन है ये ओजस? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? विधि का गुस्सा देखकर कबीर थोड़ी देर के लिए सहम जाता है और फिर से एकटक आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी वजीर की समझ में पता नहीं क्या आता है कि वो उठता है और रुक्मिणी के तोते को पिंजरे से आजाद कर देता है। तोता भी पूरी जान से फड़फड़ा कर पलक झपकाते ही दूर आसमान में उड़ जाता है, मानो कब से वो इस आजादी का ही इंतजार कर रहा हो। हाय मेरा मिट्टू, साफ एक ही तो दोस्त था मेरा, उसे भी आपने भगा दिया। वजीर रुक्मिणी की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने खाट से उठ जाता है। I'm going for a walk and I need some fresh air. वजीर, आई डोंट थिंक अभी सेफ है तुम्हारा जाना। भीड़ बिल्कुल पागल हो रखी है। I don't care. विधि ठीक कह रही है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। समझने की कोशिश करो। Okay, so in that case मैं कबीर को पुलिस के हवाले कर देता हूँ, ठीक है? At least that way I can live freely. वजीर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अपनी ही बेटे को तुम पुलिस के हवाले कर दोगे? पागल हो गए हो क्या? ये सब अहोंदे की चाल है, तुम समझते क्यों नहीं? वजीर घूर कर विधि की तरफ देखता है और अपना गुस्सा किसी तरह काबू करके वापस खाट पे बैठ जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ढांडा अपने सिस्टम पे कुछ रिसर्च करने में लग जाते हैं। उनके हाथ में कुछ तस्वीरें लग गई थी और कुछ पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स। विधि, यहाँ आओ। क्या हुआ? ये जो तुम तस्वीर देख रही हो, ये एक्चुअली में एक पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग। ये 15वीं सेंचुरी में काफ़ी फेमस थी। इस तरह की पेंटिंग्स में रियलिज्म होता था और ये बिल्कुल हूबहू एक तस्वीर की तरह दिखती है। इस पेंटिंग के नीचे सुमेरियन भाषा में कुछ टेक्स्ट है। मैंने ये पेंटिंग अपने एक दोस्त को स्टडी करने के लिए भेजी है। ही कैन एग्जैक्टली एलाबोरेट कि इस पेंटिंग के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका असल नाम क्या है। इंग्लिश में तो इसे ग्रीड ऑन फायर कहते हैं। ग्रीड ऑन फायर? ये तो मैंने कहीं पढ़ा है। ये मैंने वीके की बुक में पढ़ा था। शायद वो पेजेस अभी मेरे पास हो। क्या तुम याद करके बता सकती हो कि उसमें क्या था एग्जैक्टली? एनीथिंग इफ यू रिमेंबर? इट्स बीन अ व्हाइल, बट उसमें राइज ऑफ अ क्वीन का चैप्टर आया था राइट आफ्टर द मेंशन ऑफ दिस पेंटिंग। उस किताब की पूरी कहानी मेरे लाइफ से मिलती जुलती थी, मगर उसमें कुछ पेजेस ऐसे थे जो बहुत अजीब थे, जिसका रियलिटी से बिल्कुल लेना देना नहीं था। उन्हीं पेजेस में मैंने ये 2 बातें पढ़ी थी और उन्हें फाड़ के अपने पास रख लिया था। और उसी एक चैप्टर में, यस आई कैन रिमेंबर, मैंने पढ़ा था अबाउट ओजस। यस, उसमें ओजस का नाम था, यानी कि इस पेंटिंग में ये जो आदमी के आगे पीछे आग लगी है, ये और कोई नहीं बल्कि ओजस है। डॉक्टर ढांडा उस पेंटिंग को जूम करके देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर ओजस के सामने खड़ी एक मिस्टीरियस फिगर पे पड़ती है। विधि, इसे देखो। कहीं ये औंधे तो नहीं? विधि के ये बोलते ही तेज हवा चलने लगती है और रुक्मिणी के घर के ठीक ऊपर अंधेरा छाने लगता है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, बस रुक्मिणी के छत के ऊपर काला अंधेरा बिल्कुल एक गहरी रात की तरह छाया हुआ था। वहां पे एक जोरदार बिजली चमकती है और कबीर बस बिजली के ठीक सामने आके खड़ा हो जाता है। कबीर हटो वहां से। विधि भाग के कबीर को उस बिजली से बचाने आती है, मगर वो बिजली कबीर को चारों तरफ से घेर लेती है। रुक्मिणी की हालत ये सब देख के एकदम खराब हो चुकी थी। वजीर के माथे पे भी चिंता की लकीर साफ नजर आ रही थी। तभी पता नहीं उसके जहन में क्या आया कि वो
बिजली के बवंडर में कूद पड़ा और एक झटके से कबीर को उस घेरे से बाहर खींच लिया। कबीर तुम ठीक हो मेरा बेटा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? औंधे औंधे तुझे क्या चाहिए हमसे? सामने आओ औंधे, बहुत हुआ तुम्हारा खेल, तुझे क्या चाहिए बता। विधि की आवाज में इतना गुस्सा था कि वो ये बोलते ही बेहोश हो गई। सामने बना बिजली का बवंडर खुद ब खुद गायब हो गया और रुक्मिणी के छत पे बना काला अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा और कुछ ही पल में एक आकार उस अंधेरे में से उभर आया। अहोंडे ठीक विधि के सामने खड़ी थी। वहां पे खड़े बाकी लोगों को कुछ नहीं दिख पा रहा था सिवाय विधि के। तुम्हें कबीर को संदूक से आजाद करने वापस जाना होगा विधि। तुम उसे वहीं भूल आई हो। संदूक वापस? क्या बकवास कर रही हो औंधे? तुम एक ब्रह्म को अपने साथ वापस ले आई हो विधि। तुम भूल आई अपने कबीर को संदूक में। जाओ, इसके पहले कि इस ब्रह्म के अंदर बहता ओजस का खून पूरी दुनिया को बर्बाद कर दे। कहाँ जाना है मुझे? वहाँ जहाँ तुम पहले भी गई थी और मेरा बदला पूरा किया था। ये सुनते ही विधि को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है और अहोंडे का आकार उसी रोशनी में कहीं झिलमिलाता हुआ गायब हो जाता है। आओ विदिशा, मेरे साथ। कबीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दादश और नुसरत विदिशा और मोहम्मद की माँ को अपने साथ कुटिया के अंदर ले जाते हैं। उन्हें काफी चोटें आई थी। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। ओजस के आदमी खून से लथपथ वहीं पे गिर पड़े थे, एकदम ही अधमरी हालत में। तभी वहां पे अहीगा और मोहम्मद भी पहुंच चुके थे। उनके आगे से धुएं का भवंडर गायब हो चुका था। यहाँ पर क्या हुआ था? ओजस? मोहम्मद घबराता हुआ अपने कुटिया की तरफ घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंचता है और सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढता है। नुसरत ने उसकी माँ को आजाद कर दिया था, मगर उनकी हालत बहुत नाजुक थी। अहीगा की नजर विदिशा को ढूंढ रही थी। मोहम्मद अपनी माँ को ढूंढता हुआ दादश की कुटिया की तरफ जाता है। दादश क्या हुआ इधर? और वो जालिम ओजस कहाँ है? तभी दूर खड़े अहीगा की नजर आसमान में बनते हुए एक सितारे जैसे आकार पे पड़ी। ये क्या हो रहा है? ये कैसा करिश्मा है? मोहम्मद अब अपनी माँ और विदिशा के बिल्कुल पास खड़ा था। वो बिल्कुल अनजान था कि उसके कांस कबीले में क्या हुआ था और क्या होने वाला था। सितारों की बारिश, ये तो कोई दिव्य शक्ति का काम लगता है। आसमान में इतने सारे सितारे, वो भी सिर्फ इस कबीले के ऊपर। देखते ही देखते कंस कबीले में पड़ी सभी लाशें खुद ब खुद दफन हो जाती हैं और ओजस की तबाही का पूरा नामो निशान मिट जाता है। एक खिला हुआ आसमान कंस कबीले के ऊपर चमक रहा था और कबीले की जमीन पर हजारों फूल खिल चुके थे। कबीले में एक भगदड़ सी मच गई थी। सभी हैरान थे कि ये कैसा करिश्मा हो रहा है। अहीगा अपने घोड़े से उतरकर बड़े ध्यान से सारा माजरा समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही पल में उस गरीब कबीले की काया पूरी तरह से पलट गई थी और उसमें एक अजीब सी रौनक फैल गई। अहीगा हैरानी से मोहम्मद को आवाज देता है। मोहम्मद, बाहर आओ जल्दी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों आवाज दे रहे थे मुझे? इसके पहले कि अहीगा कुछ बोलता, मोहम्मद खुद अपने कबीले की काया पलट को देखकर हैरान हो जाता है। हैरानी साफ झलकती है। तभी अपनी कुटिया से बाहर आकर दादश चलकर आते हैं। सितारे, ये जरूर तोहफा है उसका। तभी आसमान में एक आवाज गूंज उठती है और उस आवाज के गूंजते ही सितारों की बारिश शुरू हो जाती है। मेरी मदद के बदले में एक छोटा सा तोहफा। ये कबीला अगले 500 वर्षों तक दुनिया पे राज करेगा। मोहम्मद, जश्न का इंतजाम करो। हमें हमारे कबीले की रानी मिल गई है। दादश जोश भरी आवाज में एक ऐलान करते हैं। आज से हमारी कबीले की रानी है रानी अहोंडे। आज से हम रानी अहोंडे के गुलाम हैं, उनके भक्त हैं, उनके वफादार हैं। रानी अहोंडे की जय, रानी अहोंडे की जय। मोहम्मद के कबीले में आज एक नया इतिहास का आगाज होने वाला था। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था, लेकिन इस खुशी के पीछे कुछ दिलों में अब भी उलझन और सवालों का ढेरा था। मोहम्मद, आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। तुम देखना, आज के जश्न में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
ये दिन हमारे कबीले के लिए यादगार होगा। हाँ दादश, हर चीज का इंतजाम हो चुका है, लेकिन एक बात है जो मुझे खटक रही है। मुझे लगता है कि हमें अहीगा को भी सम्मान देना चाहिए। उसने हम सबकी मदद की है, और चाहे वो विदिशा और कबीर को ओजस के जुल्म से बचाना हो या मेरी जान बचाना हो, तो आपने ही तो बताया था कि उस दिन अगर वो नहीं होता तो ओजस के आदमी कब के विदिशा और कबीर को यहाँ से ले गए होते। तुम सही कह रहे हो मोहम्मद, अहीगा ने वाकई में हम पर बहुत एहसान किए हैं, उसे नजरअंदाज करना गलत होगा। अहीगा, तुम दोनों अहीगा की बात कर रहे हो? वो अहीगा जो अब भी मेरे पीछे पड़ा है। तुम लोग उसका सम्मान करना चाहते हो, जो मुझे बस अपनी जागीर समझता है। वो आदमी यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया है। तुम भूल गए मोहम्मद, उस दिन इसी अहीगा ने कबीले की विरासत के बदले तुम्हें मुझसे ही मांग लिया था। उस आदमी ने हमारा सब कुछ छीन लिया, मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और तुम लोग उसे सम्मान देना चाहते हो? विदिशा, तुम्हें समझना होगा, अहीगा हमारे साथ ही है। वो भी ओजस के जुल्म का सताया हुआ है। उसने सिर्फ ओजस से बदला लेने के लिए हमारी मदद की थी। मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हारे पीछे आएगा। तुम मुझे समझ रहे हो मोहम्मद? तुम जो मुझे और मेरे बच्चे को ओजस के हवाले छोड़कर चले गए थे, जब वापस आए तो मुझे पहचाना तक नहीं, और अब तो मुझे बताओगे कि मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं? विदिशा के गुस्से ने मोहम्मद का मुंह बंद कर दिया था। विदिशा की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो धीरे धीरे सब पर भरोसा खो रही थी। विदिशा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अहीगा ने मेरी जान बचाई है। मैं उसका एहसान नहीं भूल सकता। अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं है तो तुम ये कबीला छोड़कर जा सकती हो। मोहम्मद, तुम ये क्या बोल रहे हो? विदिशा को इस वक्त कहाँ भेजोगे? ये जगह उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। मुझे पता था मोहम्मद कि तुम भी एक दिन मुझे धोखा दोगे। ददाश, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम सबको जानती हूँ, और तुम मोहम्मद, तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही निकले। तुम्हारी बातें, तुम्हारी वादे सब झूठे थे। तुम भी सिर्फ पैसा और ताकत के पीछे भाग रहे हो मोहम्मद। कैसे एक झटके में तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दिया, वो भी उस अहीगा के लिए जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं। विदिशा के जज्बात उसके हर शब्द में साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने मन में फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी राह खुद चुनेगी। मोहम्मद को खरी खोटी सुनाकर वो कबीर को लेने उस कुटिया में अंदर चली गई थी, जहां मोहम्मद की माँ मौजूद थी। विदिशा, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा था कि मेरे बेटे के इस हाल के पीछे तुम्हारा हाथ है, लेकिन तुम भी तो सिर्फ अपने बेटे के लिए ये सब कर रही थी, है ना? नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपको और आपके कबीले के लोगों को बहुत दुख दिया, और साथ ही मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। मेरे बुरे वक्त में आपने ही मुझे पनाह दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। शायद हमारा सफर यहीं तक था। अरे बेटी, ये क्या कह रही हो? कहाँ जाओगी तुम इस वक्त, रात के इस अंधेरे में? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ है, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी। मोहम्मद की माँ के बगल में ही चारपाई पर कबीर सोया हुआ था। विदिशा ने उसे बिस्तर से उठाया और अपना सारा सामान बांधकर वहां से निकल गई। विदिशा अपने बच्चे कबीर को अपने दुपट्टे से बांधकर अपने घोड़े पर सामान बांधने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, विदिशा। विदिशा एक पल के लिए थमी, लेकिन उसके दिल में घबराहट थी। क्या अहीगा उसका पीछा कर रहा था? लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही तलफ्फुज था। तुम्हें देखकर हैरानी होती है। तुमने जो हिम्मत दिखाई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ओजस के जुल्म का सामना करते हुए भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए मेरे कबीले में एक रानी का ताज इंतजार कर रहा है। विदिशा ने अहीगा की बात बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी तीखी मुस्कान थी। मैं किसी की मदद नहीं चाहती अहीगा, न तुम्हारी न किसी और की। मुझे अब कोई आदमी नहीं चाहिए। हर एक आदमी मुझे दुश्मन लगता है। और सुन लो, अगर तुमने मेरे या मेरे बच्चे के पीछे आने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारे हक में नहीं होगा। अहीगा एक पल के लिए चुप हो गया। उसने बस सर हिलाया और पीछे हट गया। तुम जैसा चाहो, वैसे जीने का हक तो तुम भी रखती हो। मैं तुम्हारा फैसला समझता हूँ, और अगर कभी भी मदद की जरूरत हो तो मैं यहीं हूँ। विदिशा ने अपने घोड़े की लगाम खींच ली और बिना पीछे देखे वो चल पड़ती है। उसका दिल एक ही इरादा कर चुका था, एक नई जिंदगी सिर्फ अपने लिए।
जब विदिशा कबीले से निकल गई तब कबीले के ऊपर एक चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा था, जैसे वो एक नए सफर और नए अध्याय का संकेत दे रहा हो। वजीर के मन में हलचल थी। उसने विधि को जमीन पर बेजान पड़ा देखा और एक बार फिर से पूरी ताकत से विधि को आवाज लगाई। विधि, विधि उठो। विधि, तुम्हें होश में आना होगा। तुम्हें हमारे कांटेक्ट करते हैं और उन्हें पूरा मामला समझाते हैं। शायद उनकी मदद से कुछ हल निकल आए। वजीर ने बिना समय गवाए पुलिस को कॉल लगाया और सब कुछ बताने लगा। हेलो इंस्पेक्टर। कबीर को हाउस अरेस्ट करना होगा जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। ये जरूरी है। वीडियो के मुताबिक उसने एक घिनौना जुर्म किया है। जब तक सच सामने नहीं आता हमें इस पर सख्ती से काम लेना होगा। इंस्पेक्टर साहब, वो एक बच्चा है, उसकी मासूमियत का आपको कैसे यकीन दिलाएं? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हम समझते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। तुम लोग फिलहाल यहीं रहो, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही फैसला होगा। एंड प्लीज मेक श्योर दैट योर सन डजंट लीव द हाउस। पुलिस के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी। विधि कबीर को अपने पास बिठाकर उसका सर सहला रही थी, जबकि वजीर और डॉक्टर ढांडा आपस में बात कर रहे थे। ये देखो, हर कोने पर पुलिस की सिक्योरिटी है। अब बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। मोमो अब भी लापता है और मेरे लिए उसको ढूंढना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब इस सिक्योरिटी के साथ मैं कैसे जाऊंगा? तो फिर अब क्या करेंगे? वजीर, अब हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। मोमो का पता लगाना जरूरी है, लेकिन बिना किसी और दिक्कत के। पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। विधि के जज्बात एक नए मोड़ की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन क्या था वो इशारा? डॉक्टर ढांडा एक कोने में अपने काम में मशरूफ थे जब अचानक उनका फोन बजता है। उन्होंने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से आई आवाज ने उनके होश उड़ा दिए। हेलो डॉक्टर ढांडा, दिस इज जेवियर फ्रॉम स्पेन। I need to inform you that Momo never returned to Spain. No one knows his whereabouts. Something might have happened to him. डॉक्टर ढांडा ने फोन रखते ही अपने माथे पर पसीने को पूछा और घबराहट के साथ वजीर और विधि के पास आए। वजीर, विधि, मुझे लगता है मोमो किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे अब तक यकीन था कि वो स्पेन वापस चला गया होगा, लेकिन अभी अभी पता चला है कि वो कभी वहां पहुंचा ही नहीं था। ये क्या हो रहा है डॉक्टर ढांडा? अगर मोमो स्पेन नहीं गया तो वो कहाँ है? आपने कहा था उसे कहीं और भी जाना है, शायद अपने होमलैंड। मैंने सब पता कर लिया वजीर। मोमो के ठिकाने का किसी को कुछ नहीं पता। कहीं मोमो के साथ वही तो नहीं हो रहा जो मेरे साथ हुआ था। तुम्हें याद है कैसे मैं 5 साल उस शीशे के अंदर फंस गया था, क्योंकि अहोंडे नहीं चाहती थी कि मैं विधि की जिंदगी में वापस आऊं। मैं अहोंडे और उसके काम में अड़चन बना हुआ था, इसीलिए उसने मुझे एक दूसरे लूप में फंसा दिया था। अब शायद अहोंडे ने मोमो के साथ भी कुछ वैसा ही किया हो। विधि, जो अब तक चुप थी, एकदम से बोल उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। शायद मुझे पता है कि मोमो कहाँ हो सकता है। तुम्हें पता है और तुमने अब तक हमें बताया क्यों नहीं? तुम्हें लगता है ये सारी बातें छुपाने लायक हैं? बोलो, कहाँ है मोमो? विधि कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक तेज चीख उसके कान में गूंजती है। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। वजीर, विधि और डॉक्टर ढांडा तेज कदमों से कबीर के कमरे की तरफ भागते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि कबीर खिड़की के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कबीर, क्या कर रहे हो ये तुम? वजीर ने तुरंत कबीर को पकड़कर बेड पर गिरा दिया, लेकिन कबीर लगातार चिल्लाता जा रहा था। मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, मैं सबको खत्म कर दूंगा। कबीर, चुप हो जाओ। तुम यहाँ सेफ हो, तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। विधि ने कबीर के पास बैठकर उसका सिर सहलाया और धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। धीरे धीरे कबीर की चीखें हल्की पड़ने लगी और वो चुप होकर सो गया था। विधि ने कबीर को सुलाकर दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइंग रूम में वापस आ गई। उसके माथे पर परेशानी की सिलवटें साफ नजर आ रही थी। औंधे सही कह रही थी, ये हमारा कबीर नहीं है, ये कोई और है। ये हमारा कबीर हो ही नहीं सकता। ये क्या बकवास कर रही हो विधि? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ वजीर, ये कबीर वो बच्चा नहीं है। इसमें इस वक्त किसी और का खून दौड़ रहा है। मिसयूशन है। मेरी असली दुनिया वही है, लेकिन अब मैं वहां से बाहर आ चुकी हूँ। I'll have to accept the reality. I'll have to bring back my child and Momo.
अगर तुम सही हो तो हमें जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा विधि। तुम्हें एक बार फिर वहां जाना पड़ेगा। विधि को वापस? तुम लोग पागल हुए हो क्या? वहां जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। अगर ये मौत के मुंह में जाना है तो मैं तैयार हूँ। मेरे लिए मोमो और कबीर का वापस आना सबसे जरूरी है। अंधेरा घना था और रात अपनी बाकी रातों से ज्यादा भरी लग रही थी। एक अजीब सी ठंडक ने पूरे घर को लपेट लिया था। विधि ने अपने आसपास देखा। उसकी सांस तेज हो रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो उस वक्त कमरे में अकेली नहीं थी। उस कमरे में कुछ और भी था। कहाँ हो तुम होंदे? कहाँ हो तुम? मुझे पता है तुम यही हो। तुम्हारा साया मुझे अकेला छोड़ ही नहीं सकता। बताओ कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे। क्या हुआ विदिशा, इतने गुस्से में क्यों हो? अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। अपनी जिंदगी अकेले जीने चल दिए हो तुम। सब कुछ पीछे छोड़ आई हो ना। किसी की मदद नहीं चाहिए ना तुम्हें। विधि पलटी, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। हाँ, पर अहोंडे की आवाज का जादू उसके कान में गूंज रहा था। मुझे क्यों सता रही हो? मुझे और मेरे बच्चे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? कबीर, मुझे मेरा कबीर लौटा दो। हमने क्या गलती की है जो तुम हमें इतनी सजा दे रहे हो? गलती? तुमने सब कुछ खुद किया है विदिशा। ये हमारी जंग थी, सिर्फ हमारी, लेकिन तुमने इसे तमाशा बना दिया। दुनिया भर से मदद मांगकर अपना ही चक्रव्यूह रचा है। अब तुम उस चक्रव्यूह में उलझ चुके हो और अब तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। जाओ, किसी और से मदद मांगो। अहोंडे की आवाज धीरे धीरे मौन हो गई। विधि की आंखें गुस्से और डर से चमक रही थी। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। बचाओ, बचाओ, कबीर, रुक जाओ। कबीर, get away from me। विधि बिना एक पल की देरी किए डॉक्टर ढांडा के कमरे की तरफ दौड़ी। वजीर भी अपनी स्टडी रूम से निकलकर उसके पीछे पीछे भागा। डॉक्टर ढांडा अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा डर से लाल हो रखा था। कबीर उनके ऊपर झुका हुआ था। एक तीखा छुरा उसके हाथों में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके शब्दों में एक अजीब सी घबराहट थी। मार डालूंगा मैं तुझे। तूने किया ये सब, नहीं छोड़ूंगा तुझे। वजीर ने तुरंत कबीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे जोर से धक्का मारकर पीछे गिरा दिया। वजीर का सर एक टेबल से टकराया और खून की धार उसके माथे से बहने लगी। कबीर, मेरी बात सुनो, अपनी माँ की बात सुनो। तू नहीं है मेरी माँ, नहीं है तू मेरी माँ। कबीर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, मैं सबको खत्म कर दूंगा, सबको। कबीर, मैं विदिशा, तुम्हारी माँ। कबीर का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। उसने अपनी माँ का नाम दोहराया, जैसे कोई बच्चा खोया हुआ अपना रास्ता ढूंढ रहा हो। विदिशा, मेरी माँ। उसका छुरा हाथ से गिर गया और वो अपनी माँ के पास भागकर जा गिरा। विधि ने कबीर को संभाला, उसका सर सहलाया और उसे चुप कराया। वो उस वक्त चुपचाप कबीर को उसके कमरे में ले जाती है और उसे सुला देती है। ड्राइंग रूम में विधि अब वजीर के माथे की मरहम पट्टी कर रही थी। वजीर की चोट गहरी थी, लेकिन उसके सवालों का सिलसिला और गहरा था। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मैं यहाँ तुम लोगों की मदद करने आया था और अब मेरी पूरी जान खतरे में है। मोमो के भरोसे पर यहाँ आया था, लेकिन मुझे अब लगता है कि मोमो कभी वापस नहीं आएगा। मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी लड़ाई में कितनी जानों को खतरे में डाल दिया। ये जंग मेरी थी और मुझे इसे अकेला लड़ना चाहिए था। आई एम सॉरी मिस्टर ढांडा। डॉक्टर ढांडा, हम हाउस अरेस्ट हैं। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और इस वक्त आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे हम। वजीर ने एक लम्हा रुककर विधि की तरफ देखा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। विधि, तुमने कबीर को शांत करने के लिए विदिशा का नाम क्यों लिया? विधि ने कुछ पल के लिए खामोशी बनाई रखी। फिर उसने अपनी नजर उठाई और वजीर को समझाने की कोशिश की। क्योंकि मैं विदिशा हूँ। ये सच सुनकर वजीर के चेहरे पर हैरानी के साथ डर भी था। विधि के इस राज ने एक नए राज का पर्दा उठाया था, लेकिन इस राज के पीछे कितनी कहानियां छुपी थी, ये तो अभी भी समझना बाकी था।
सुबह के उजाले में भी विधि के घर में एक सन्नाटा छाया हुआ था। डॉक्टर ढांडा और वजीर टेबल के पास बैठे थे। उनका चेहरा उलझन और परेशानी से भरा हुआ था। वजीर एक लम्हे के लिए डॉक्टर ढांडा की तरफ झुका और धीरे से बोला, डॉक्टर ढांडा, हमने इतनी सारी टाइमलाइंस डिस्टर्ब कर दी हैं कि अब तो ये भी नहीं पता कि हम सही टाइमलाइन में हैं या गलत। विधि की जिंदगी, कबीर का हाल, सब उल्टा पुल्टा हो गया। मुझे लगता है हमने चुनिंदा मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही छेड़छाड़ कर दी है। अब वापस जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे एक नई मुसीबत का इंतजार कर रहे हो। वजीर उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने रुक्मणी खड़ी थी। साहब, विधि मैडम कहाँ है? मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। ये वीडियो उन्हें दिखानी है। बहुत बड़ी बात हो गई है साहब। वजीर ने रुक्मणी को अंदर बुलाया और विधि को पुकारा। कुछ ही देर में विधि ड्राइंग रूम में आ गई थी। उसने रुक्मणी के चेहरे पर डर और परेशानी देखी। क्या हुआ रुक्मणी? तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों बदले हुए हैं? कैसे वीडियो है? मैडम, ये कबीर बाबा के स्कूल के CCTV फुटेज है। ये वायरल हो रही है। सब लोग बात कर रहे हैं मैडम। रुक्मणी ने अपने हाथ में पकड़ा फोन विधि और वजीर को दिया। वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर कबीर एक अजीब नजर से अपने टीचर को देख रहा था। वही टीचर जिसकी लाश कुछ दिन पहले जंगल में मिली थी। कबीर के हाथ में एक तेज धार वाला छुरा भी था। वही छुरा जो उसने डॉक्टर ढांडा पर हमला करते वक्त पकड़ा था। ये तो वही छुरा है जो उस दिन कबीर के हाथ में था। मैडम, अब लोग कह रहे हैं कि कबीर बाबा ही उस टीचर की मौत के जिम्मेदार हैं। पुलिस पर बहुत प्रेशर है मैडम, और लोग कबीर बाबा को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं मैडम। विधि के हाथ से फोन गिर गया। उसके चेहरे पर डर और घबराहट का साया था। वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। कबीर ने कुछ नहीं किया। पुलिस अगर उसे ले गई और उसने उनके साथ कुछ उल्टा कर दिया तो? क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी बोलती हो यार तुम। और कल तक तो तुम कह रही थी कि ये हमारा कबीर नहीं है, और अब तुम उसे बचाने की बात कर रही हो। हाँ, ये हमारा कबीर नहीं है वसीर। उसकी आत्मा कहीं और है, पर ये शरीर तो हमारे ही बच्चे का है ना। मैं अपने बच्चे पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। रुक्मणी जो उनकी बात सुन रही थी बेचैन होकर बोलती है, मैडम, आपका मतलब क्या है? ये हमारे कबीर बाबा नहीं है। तुम जाओ और अपना काम करो रुक्मणी। ज्यादा हमारी बातों में मत घुसो। रुक्मणी चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन वजीर के दिमाग में कुछ चल रहा था जो वो बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। विधि, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। हाँ, बताओ। कल शाम मेरी पुलिस इंस्पेक्टर से बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? क्या बोले वो? हमारा कबीर बच तो जाएगा ना? पुलिस हमारे बच्चे को लेकर नहीं जाएगी ना? वो इंस्पेक्टर सर ने कहा कि उस मर्डर के सारे सबूत कबीर के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा ही मालूम पड़ रहा है कि कबीर ने इस हीनियस क्राइम को कमिट किया है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो वजीर? हाँ विधि, मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो भी ऐसा कुछ करने के लिए। और शायद पुलिस को भी यकीन है कि इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। इसीलिए वो पूरी तरह से तहकीकात कर रहे हैं। आई एम श्योर कबीर को कुछ नहीं होगा। कुछ होना भी नहीं चाहिए हमारे कबीर को, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। विधि वजीर से बात करते करते वापस अपने कमरे में चली गई। वो अपनी अलमारी साफ कर रही थी। ठीक तभी रुक्मणी वहां आती है। विधि ने उस पर गुस्से से नजर डाली। इतनी जल्दी बर्तन धो लिए? तुम आजकल काम में बहुत लापरवाही कर रही हो रुक्मणी। मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक चीज देनी है आपको। रुक्मणी ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक लाल धागा निकाला। उस धागे में मोतियां पिरोई गई थी जो एक अजीब तरह से चमक रही थी। विधि ने धागे को देखते ही एक अजीब सा कनेक्शन महसूस किया। मैडम, ये धागा मैं ऊंची पहाड़ी के पीर बाबा से पढ़वा के लाई हूँ। इसे गले में पहन लीजिए। इस घर की सारी गलत शक्तियाँ दूर हो जाएंगी। रुक्मणी, तुम जानती हो मैं बाबा में विश्वास नहीं रखती। ये सब मुझे पसंद नहीं। मैडम, बस एक धागा ही तो है, पहन कर देख तो लीजिए। अगर कुछ असर ना हो तो उतार दीजिएगा। विधि ने धागा छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका हाथ धागे को छूता उसे एक अजीब सी एनर्जी का एहसास हुआ, जैसे कोई अंधेरा उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। लगता है आंधी आने वाली है मैडम। आप धागा पहन लो, मैं खिड़की बंद करती हूँ। विधि धागे को अपने गले के पास ले गई। जैसे ही उसने धागे का नॉट बांधना शुरू किया, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसका गला दब रहा था। रुक्मणी, मुझे सांस
विधि की आंखें लाल हो गई, उसका सर तेज घूमने लगा और धीरे धीरे मुंह से खून निकलने लगा। रुक्मिणी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। मैडम मैडम आप ठीक है? आप ये धागा उतारिए आप जल्दी। पर धागा अब पेड़ की जड़ की तरह विधि के गले में जकड़ा गया था। विधि के हाथ उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हिला भी नहीं। रुक्मिणी ने विधि को बेड पर बिठाया, लेकिन तब तक विधि बेहोश हो चुकी थी। रात का अंधेरा ढल चुका था। एक शांत नदी का किनारा, जहां हवाओं में ठंडक थी और आसमान पे एक चमकता हुआ चांद। एक कोने में बांस की टोकरी रखी थी, उसमें कबीर लेटा हुआ था, अपनी मासूम हंसी के साथ मछलियों को देखता हुआ। उसके करीब विदिशा अपने सफर के दौरान इकट्ठा किए हुए पत्थरों को एक लाल धागे में पिरो रही थी। उसका चेहरा खुशी से रोशन था, जैसे वो दुनिया के सारे खौफ भूल चुकी हो। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं, ना ओजस का खौफ, ना ओजस के आदमी मुझे ढूंढ पाएंगे, ना ही अपने प्यार मोहम्मद से एक बार फिर बिछड़ने का डर, और ना ही उस अहीगा के चंगुल में फंसने का खतरा। सिर्फ मैं और मेरा लाडला बेटा। कबीर, मैं तुझे कभी उन आदमियों की जैसा नहीं बनने दूंगी जिसने तेरी माँ की ये हालत कर दी। तू अब हर उस औरत की रक्षा करेगा जिससे तेरी जरूरत होगी। अब किसी आदमी की वजह से कोई औरत बेबस नहीं होगी। तू मेरा राजा बेटा है ना। मैं तुझे उन बाकी मर्दों जैसा बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। कबीर बहुत मासूमियत में नदी में उछल कूद कर मछलियों को देख रहा था। विदिशा ने लाल धागे को पिरोकर उसे उठाया और एक लम्हा रुक कर देखा। उसका चेहरा सुकून की तस्वीर बन गया था। धागा लेकर वो कबीर के पास गई। देखना, अब ये डोर हम दोनों की हिफाजत करेगी। विदिशा ने वो धागा कबीर के गले में पहना दिया। कबीर की मासूम हंसी देखकर उसने उसे गले लगाया और प्यार से उसका माथा चूमा, लेकिन वो सुकून के पल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। घोड़ा एकदम से चिल्ला उठा। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई आने वाला हो। विदिशा ने हंसते हुए इस घोड़े से बात करने की कोशिश की। अरे तू क्यों चिल्लाने लग गया? क्या हो गया तुझे? पर घोड़े की बेचैनी बढ़ती गई और तभी दूर से आ रही घोड़ों की आवाज और करीब सुनाई देने लगी। विदिशा का चेहरा एकदम घबराहट से लाल हो गया। कोई है, कोई आ रहा है, जरूर कोई आ रहा है। विदिशा ने कबीर को जल्दी से उठाया और घोड़े पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले एक गहरी और पुरानी पहचान वाली आवाज उसके कानों में गूंजी। विदिशा! विदिशा ने पलटकर देखा। मोहम्मद उनके सामने था, घोड़े से उतरता हुआ। वो घोड़े से उतर रहा था। उसका चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली और इरादा था, लेकिन विदिशा के चेहरे पर बस नफरत और निराशा थी। तुम यहाँ क्यों आए? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। विदिशा मेरी जान, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। नाम भी मत लो मेरा अपने मुंह से। मैं खुश हूँ बिना तुम्हारे, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी। विदिशा, मैं अब इस पूरे इलाके का मालिक हूँ, सारे कबीले मेरे हैं। मैं तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकूं जो तुम्हें कोई और नहीं दे पाया। तुम भूल गए हो उस रात को मोहम्मद, जब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था? कितनी आसानी से उस रात तुमने मुझे पूरे कबीले से निकालकर जाने के लिए कह दिया था। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं वापस आऊंगी? विदिशा की आवाज एकदम कड़क थी, जैसे उसकी नफरत हर शब्द से टपक रही हो। उसने अपनी कमर सीधी की और मोहम्मद की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था। हमें अकेला छोड़ दो मोहम्मद, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं वापस नहीं आने वाली, और अब मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि जिसने मुझे ये दर्द दिया वो भी अब वही दर्द झेले। विदिशा अपने घोड़े के करीब गई, कबीर को उठाकर घोड़े पर बैठ गई। मोहम्मद वहां खड़ा उसे दूर जाता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। इतनी आसानी से नहीं विदिशा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। हॉस्पिटल की इमरजेंसी कॉरिडोर में एक अफरा तफरी का माहौल था। वजीर और डॉक्टर ढांडा हाफते कांपते हुए एक स्ट्रेचर के पीछे भाग रहे थे। स्ट्रेचर पर विधि लेटी हुई थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो अभी भी बेतहाशा खांस रही थी और उसकी हालत देखकर सबके चेहरे पर घबराहट थी। पीछे रुक्मणी भी दौड़ती हुई आ रही थी। डर और टेंशन से वो भी कांप रही थी। डॉक्टर, जल्दी
प्लीज विधि को बचा लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर्स विधि को इमरजेंसी रूम के अंदर ले जाते हैं। वजीर दरवाजे के बाहर खड़ा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वहीं रुक्मणी एक कोने में खड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। कुछ ही देर में एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं। मिस्टर वजीर, विधि को सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन है। सिम्टम्स नॉर्मल लगते हैं, पर ये खून की खांसी एक अजीब बात है। विधि के सभी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल है, पर ये मुंह से खून आना ये बहुत अनयूजुअल है। डॉक्टर, अभी अभी वो खांसी है। फिलहाल वो ठीक है, पर ट्रॉमा में है, उसे रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर, लेकिन वो सेफ तो है ना? मतलब वो रिकवर कर लेगी ना? हाँ, अभी के लिए तो वो स्टेबल है, पर हमें उसकी हालत पर नजर रखनी होगी। ठीक उसी वक्त पुलिस वहां पहुंचती है। मिस्टर वजीर, विधि कैसी है और ये सब क्या हो रहा है? विधि अभी स्टेबल है, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत अनयूजुअल है। आई होप ये पुलिस को मिसलीड करने के लिए एक नया नाटक नहीं हो। आप लोग अभी हाउस अरेस्ट में हैं, और अगर ये एक ड्रामा है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर, जब विधि को यहाँ लाया गया तब उसे सच में खून की खांसी हो रही थी, ये मजाक नहीं है। इंस्पेक्टर वजीर की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर घबराहट के साथ वजीर को देखते हैं, फिर हाथ में लिए अपने फाइल को बंद करते हैं। ठीक है, पर जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म हो हम आपको हाउस अरेस्ट में वापस ले जाएंगे। डॉक्टर ढांडा और वजीर हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। वजीर के चेहरे पर उलझन और परेशानी है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो एकदम से रुक्मणी की तरफ मुड़ता है। रुक्मणी, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें घर पर कबीर का ध्यान रखना चाहिए था ना? साहब, विधि मैडम की हालत देखकर मुझे बहुत डर लग गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। पर मुझे यकीन है कि कबीर बाबा घर पे ठीक ही होंगे। कुछ घंटों के बाद वजीर को डॉक्टर विधि से मिलने की अनुमति देते हैं। वजीर धड़कते दिल के साथ विधि के रूम में जाता है। विधि हॉस्पिटल रूम में बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा सफेद हो चुका था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। वजीर उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। विधि, तुम समझती नहीं, मैं तुम्हें ऐसे देखकर मैं डर गया था। मैं तुम्हें यहाँ कबीर को खोने का सोच भी नहीं सकता। विधि, वजीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ भी करूंगी अपने परिवार को बचाने के लिए। हम इस सबसे लड़ेंगे साथ में। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन तभी वजीर की नजर विधि के गले पर पड़ती है। विधि, ये तुम्हारे गले में क्या है? ये लाल धागा और इस पर लगे ये अजीब से पत्थर। विधि भी एकदम से रियलाइज करती है कि ये सब उस वक्त के बाद शुरू हुआ था जब उसने वो धागा पहना था। उसका हाथ अपने गले की तरफ जाता है और वो एक अजीब सी घबराहट महसूस करती है। रुक्मणी, कहाँ है रुक्मणी? मुझे उससे बात करनी है। वो बाहर है, पर क्यों? वजीर, हमें कुछ करना होगा और जल्दी। हमारे पास समय बहुत कम है। ये क्या बोल रही हो विधि? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नो, आई एम ओके। तुम बस मुझे घर ले चलो। डॉक्टर ढांडा और वजीर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ विधि को घर ले जाते हैं। घर के गेट के अंदर घुसते ही एक अजीब दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। कबीर घर के मेन डोर पर खड़ा था। हाथ में वही छुरा था जो उसने डॉक्टर ढांडा पर हमला करते वक्त यूज किया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जो डर और गुस्से को दर्शा रही थी। ये क्या हो रहा है वजीर? आपका बेटा दरवाजे पर एक छुरा लेकर क्यों खड़ा है? ओह गॉड, व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट्स रॉन्ग विद दिस चाइल्ड? अब वो इंस्पेक्टर साहब, कबीर अकेला था ना इतनी देर से, अब इसीलिए शायद वो हमारा वेट कर रहा है। जल्दी से उसे अंदर ले जाओ, वरना कोई देख लेगा। विधि गाड़ी से दौड़कर बाहर निकली और कबीर के पास गई। उसने छुरे को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन कबीर का गुस्सा उसका सामना कर रहा था। मम्मी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गई थी? आपको पता है ना कि मुझे अकेले रहने से कितना डर लगता है। कबीर बेटा, मैं बस कुछ देर के लिए गई थी। मैं तुम्हारे पास हूँ। चलो अंदर चलो, तुम थक गए होगे। विधि कबीर को अंदर ले जाती है, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। रात का सन्नाटा घर में छा गया था। विधि अपने कमरे में आराम कर रही थी और वजीर उसके पास एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। बाहर से एक फेंट हवा का झोंका सुनाई देता है, जैसे रात कुछ अजीब सी बातें छुपा रही हो। रुक्मणी अंदर आती है और अपना काम खत्म करने के बाद जाने की इजाजत लेती है। उसका चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था। मैडम, मैं जा रही हूँ, हाँ, पर जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ।
हाँ रुक्मिनी, बोलो। रुक्मिनी एक पल के लिए रुकती है, फिर धीरे से बोलती है, जैसे उसका हर शब्द तौल कर निकल रहा हो। मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो बाबा का धागा आपको दिया था वो गलत था। जब से आपने उसे पहना है आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी। कौन सा बाबा और कौन सा धागा, ये सब क्या हो रहा है विधि? विधि टेंशन की ओर बढ़ने से पहले ही बीच में बोल पड़ती है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन अंदर एक छुपा हुआ डर साफ महसूस होता है। वजीर कुछ नहीं, बस रुक्मिनी अपनी गिल्ट की वजह से माफ़ी मांग रही है। रुक्मिनी, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम तो सिर्फ मेरे भलाई के लिए कर रही थी, पर शायद चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे सोचा था। पर विधि, तुमने ये धागा पहना ही क्यों? तुम समझती ही नहीं इसमें कुछ गलत है। मैंने हॉस्पिटल में भी देखा था, लेकिन तब भी मैंने कुछ कहा नहीं। रुक्मिनी, ये बाबा कौन है और तुम विधि के लिए ये सब क्यों लाई? साहब, मैं वो बाबा बहुत महान है। मैं तो सिर्फ मैडम की मदद करना चाहती थी। वजीर के सवालों से घबराकर रुक्मिनी एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन विधि उस साइलेंस को तोड़ती है। उसका चेहरा सीरियस है और आवाज में एक अलग ही डिटर्मिनेशन। वजीर, ये धागा मेरा है, ये मुझे किसी ने भेजा है। शायद कोई है जो मेरी मदद करना चाहता है। रुक्मिनी तो सिर्फ एक जरिया है। वजीर और रुक्मिनी दोनों विधि की बात सुनकर चौंक गए। वजीर के चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ गुस्सा भी था। तुम्हारा मतलब है कि ये बाबा तुम्हारी मदद करना चाहता है? विधि, तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? शायद कोई है जो मुझे मेरे पास की सच्चाई तक ले जाना चाहता है और मुझे उस इंसान से मिलना होगा। मैडम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। रुक्मिनी, तुम हमें उस बाबा तक ले जा सकती हो? हाँ मैडम, बाबा का आश्रम ऊंची पहाड़ी पर है, पर मैडम वहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल है। विधि, तुम्हें पता है कि तुम हाउस अरेस्ट में हो। हम बाहर नहीं जा सकते। पुलिस को ऑलरेडी शक है कि तुम्हारा हॉस्पिटल का सीन एक नाटक था। अगर कुछ और किया तो हम सब फंस जाएंगे। मुझे बाहर जाना होगा वजीर, तुम यहीं रहो, मैं अकेले जाऊंगी, और वो भी रात के अंधेरे में। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कल सुबह बाबा को जाके सब बताऊंगी, फिर शाम होते ही निकल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहाँ जाने की बात हो रही है? ये क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए ना, आप ही देखिए, इस घर की सारी औरतें पागल हो गई हैं। पता नहीं किस बाबा के चक्कर में पड़ गई हैं। ये सब ये आप ही सब सुन लीजिए। वजीर डॉक्टर ढांडा को सब कुछ समझाता है। डॉक्टर ढांडा के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही होती है, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। उनकी आवाज में एक गहरी चिंता है। विधि, तुम्हें पता है ये सब बहुत रिस्की है। अहोंडे ने हर बार तुम्हें रोकने की कोशिश की है जब भी तुमने किसी से मदद मांगी है। तुम्हें संभल कर चलना होगा। विधि डॉक्टर ढांडा की बात को सुने बगैर अपने फैसले पर अड़िग लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी, जैसे वो किसी भी हालत में इस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। अगली सुबह की पहली रोशनी के साथ घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। विधि अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। अभी भी रात के थॉट्स उसके जहन में घूम रहे थे। तभी उसका फोन बजता है। मैडम, मैंने सुबह सुबह ऊंची पहाड़ी पर जाकर बाबा का आश्रम देखने की कोशिश की है, पर बाबा नहीं है वहाँ पे। बाबा नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मैडम, ये तो समझ आता है कि बाबा चले गए हैं, पर वहाँ तो आश्रम भी नहीं है, जैसे उस जगह पर कभी कुछ था ही नहीं। क्या? आश्रम भी गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है रुक्मिनी? तुम कहीं और तो नहीं पूछने गए हो? मैडम, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो खुद उस दिन यहाँ आई थी ना। यहाँ आश्रम भी था और बाबा भी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सब कुछ आसमान में छूमंतर हो गया हो या जमीन निकल गई हो। मैडम, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। लेकिन हाँ मैडम, एक और अजीब सी चीज हुई। यहाँ पर एक कब्र है, नई बनी हुई कब्र लग रही है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि ये कब्र है किसकी। कब्र? रुक्मिनी, मुझे वहाँ आना होगा, मुझे देखना होगा ये सब क्या हो रहा है। विधि ने फोन रख दिया और अपनी बात वजीर और डॉक्टर ढांडा के सामने रखी। वजीर को समझ नहीं आ रहा था कि विधि सडनली एक बाबा से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो गई है। विधि, इस वक्त बाहर निकलना खुद के लिए खतरा खड़ा करना है। हर तरफ पुलिस है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस न्यू शिट दैट यू हैव ब्रॉट इनटू आवर लाइव्स। वजीर, मैंने तुम्हें कल सब समझाया था। यू नो व्हाट, एट दिस पॉइंट तुम सिर्फ खुद को ये सब बकवास समझा रही हो।
और किसी को नहीं। हाँ विधि, तुम इस वक्त दिन दहाड़े कहीं भी नहीं जा सकती हो, एंड इफ यू रियली फील इट्स वर्थ इट, और अगर ये इतना जरूरी है तो रात के अंधेरे में जाने का सोचना होगा। ठीक है, पर मैं अकेले जाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है तो सिर्फ रुक्मिनी मेरे साथ होगी। तुम दोनों घर पर ही रहो। शाम ढलने के बाद घर के अंदर एक सन्नाटा छा गया। रुक्मिनी खिड़की के पास खड़ी थी, पुलिस वालों पर नजर रखती हुई। बाहर अंधेरा घना हो चुका था। मैडम, अब पीछे के दोनों पुलिस वाले सो गए हैं, यही सही वक्त है निकलने का। विधि एक शॉल से अपना चेहरा ढक लेती है। उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था। वजीर उन्हें दरवाजे से निकालते हुए घबराहट के साथ उन्हें निकलता देख रहा था। देखो, संभाल के जाना और हमेशा विजिलेंट रहना। अगर पहाड़ी पर चलना मुश्किल हो तो कार ले जाओ, ठीक है? वजीर, मैं डिस्क्रीट रहना चाहती हूँ। कार ले जाना रिस्की है, हम ऐसे ही चले जाएंगे, डोंट वरी। विधि और रुक्मिनी पीछे के दरवाजे से निकलते हैं। अंधेरे में वो हिल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ता मुश्किल था और विधि की सांस फूलने लगी थी, लेकिन रुक्मिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभाला। उसी वक्त घर के अंदर वजीर डॉक्टर ढांडा के पास बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा डॉक्टर ढांडा। जब बाबा ही नहीं है तो वहां जाने का मतलब क्या है? और ऑलरेडी हम कबीर की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में हैं। मुझे लगता है कि अगर यहाँ मोमो होता ना तो शायद वो कोई सोल्यूशन जरूर निकालता। मोमो? आप कहना क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि मुझे अपनी पत्नी की चिंता करने के लिए किसी और आदमी की जरूरत है? वजीर गुस्से से अपनी कुर्सी से उठता है। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। अब मुझे विधि के पीछे जाना ही होगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर ढांडा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वजीर सुनता ही नहीं। वो पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। कुछ पल के लिए डॉक्टर ढांडा सोचते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि वो वजीर के साथ जाएंगे। कार धीरे से शुरू होती है। दोनों बिना आवाज किए हिल्स की तरफ चल पड़ते हैं। ऊपर पहाड़ी पर विधि और रुक्मिनी एक मुश्किल रास्ते पर चल रहे थे। हवा तेज होने लगी थी और एकदम से बिजली चमकने लगती है। विधि ने जब ऊपर देखा तो उसे लगा कि कोई इंसान उसके सामने खड़ा है। रुक्मिनी, तुम्हें कुछ दिख रहा है? वहां पर कोई है? मैडम, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। शायद ये अंधेरे और बिजली की वजह से आपको लग रहा होगा। हमें वापस चलना चाहिए क्या? अब बारिश भी होने वाली है ना। विधि ने रुक्मिनी की बात को नजरअंदाज किया। उसकी नजर अब भी पहाड़ी की चोटी पर थी। हर चमकती बिजली के साथ ऐसा साफ जाहिर हो रहा था कि ऊपर कोई खड़ा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोई मुझे बुला रहा है। विदिशा, विदिशा। मैडम, चलिए वापस। यहाँ मुझे डर लग रहा है। ये सेफ नहीं है मैडम। विधि बिना रुके उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बारिश तेज होने लगी थी, लेकिन विधि जैसे किसी ट्रांस में थी। उसके कान में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, विदिशा। उसका हर कदम उसे एक अजीब सी फुर्ती के साथ ऊपर की तरफ बढ़ाता चला जा रहा था, जैसे वो किसी अनश्योर सच्चाई के करीब जा रही थी। लेकिन वो सच्चाई आखिर थी क्या? रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। विधि और रुक्मिनी के ऊपर बिजली चमक रही थी और तेज हवाओं के झोंके उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विधि अपने ट्रांस में ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसकी हर एक चाल एक अजनबी शक्ति के अधीन लग रही थी। पीछे से रुक्मिनी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। मैडम रुकिए, ऊपर जाना खतरनाक है। ये बिजली और बारिश हमारे लिए खतरा है। वापस चलिए मैडम। विधि धीरे से रुक्मिनी की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हैं और चेहरा अजीब सी लालिमा से चमक रहा है। बिजली की चमक उसके चेहरे पर गिरती है और रुक्मिनी के पैर थरथराने लगते हैं। विधि की शक्ल अपने आप में एक अजीब सी भयानक तस्वीर बन गई थी। डरो मत रुक्मिनी, वो है ना ऊपर, रानी अहोंदे। वो हमें कुछ नहीं होने देगी। मैडम, आप क्या बोल रही हैं? हम सब मर जाएंगे। वो हमें मार देगी मैडम। वापस चलिए। विधि एकदम से चिल्ला उठती है, जैसे उसके अंदर कोई अलग सी शक्ति आ गई हो। उसका चिल्लाना हवाओं में गूंजता है। चलो ऊपर। कहा ना मैंने, चलो ऊपर। मतलब चलो अभी के अभी। रुक्मिनी विधि की आवाज
और चेहरे की भयानक शक्ति से घबराकर एक पल के लिए जम सी गई थी। विधि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन से खींचते हुए पहाड़ी की तरफ चलने लगी। जैसे ही दोनों ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, विधि के कान में आहोंडे की आवाज और तेज आने लगी। विदिशा, विदिशा। ये आवाज अब इतनी साफ थी जैसे वो उनका पीछा कर रही हो। रुक्मणी का हर एक कदम उसके मन में डर को गहरा कर रहा था। मैडम, हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है मैडम, चलिए प्लीज। लेकिन विधि के अंदर जैसे किसी और की रूह आ गई हो। वो बिना रुके ऊपर बढ़ती गई। जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, बिजली चमक रही थी और एक अजीब सी आकृति बारिश के पानी में धुंधली नजर आ रही थी। वो देखो रुक्मणी, वहाँ है। ये अंधेरा और बिजली का खेल है, वहाँ कुछ नहीं है मैडम, हमें वापस चलना चाहिए। विधि ने देखा कि वो शैडो बारिश का पानी पड़ते ही मिट्टी में बदलने लगी। उस मिट्टी की जमीन पर एक कब्र बनने लगी। विधि गुस्से से चिल्ला उठती है, नहीं, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। विधि रुक्मणी का हाथ छोड़कर कब्र की तरफ भागती है। हवा अब और तेज हो चुकी थी और विधि जमीन पर गिर जाती है। बिजली एकदम से उस जगह पर गिरती है और विधि का सर जमीन से लगता है। उसके कान में एक आदमी की आवाज गूंजती है, विदिशा, तुम आ गई। मुझे पता था तुम आओगी विदिशा। विधि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिलकर उसका चेहरा भिगा रहे थे। उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। रुक्मणी, प्लीज मेरी मदद करो, वो अंदर फंसा हुआ है, हमें उसे बचाना होगा। मैडम, कौन फंसा हुआ है? ये सब क्या हो रहा है मैडम? वो है, उसे बचाना होगा रुक्मणी, जल्दी करो। रुक्मणी समझने की कोशिश में विधि की मदद करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने एक हाथ देखा जो कब्र के अंदर से बाहर निकल रहा था। हाथ की कलाई पर एक लाल धागा था, ठीक वैसा ही धागा जो बाबा ने विधि को दिया था। अरे, ये तो वही धागा है मैडम। विधि और तेज खोदने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक आदमी का चेहरा देखा। वो आदमी जिंदा था और उसने अपने आप को मिट्टी से छुड़ाना शुरू किया। वो धीरे धीरे से खुद को बाहर खींचता है। मोमो भैया, ये आप कैसे? विधि जोर से चिल्ला उठती है। मोमो ने अपने आप को पूरा बाहर खींच लिया और विधि के पास जाकर उसे जोर से गले लगा लिया। विदिशा, विदिशा, तुमने मुझे बचा ही लिया। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। दोनों जोर से गले लगकर रो रहे थे। बारिश उन्हें भिगा रही थी और उनके आसपास हवा एक अजीब सी गुनगुनाहट के साथ चल रही थी। तभी पीछे से वजीर और डॉक्टर ढांडा वहां पहुंचते हैं। वजीर जो देख रहा था, उसे देखकर वो एकदम से जम गया था। मोमो,